खूनी कौन? अंधेरी रात थी और 3 दिन से लगातार हल्की हल्की बारिश हो रही थी। रह रह कर बिजली कड़कती और उसकी रोशनी में ही कुछ दिख जाता तो दिख जाता। चारों तरफ गहरे अंधेरे में हाथ को हाथ नहीं दिख रहा था। आवाज के नाम पर रिमझिम बारिश की आवाज, बिजली की कड़क और झिंगुरों की आवाज के अलावा कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। इस मौसम में सूनी सड़क पर वो तेजी से भागता जा रहा था। उसे पता ही नहीं था कि वो किस दिशा में भागा जा रहा है। अभी कुछ देर पहले ही वो सोहन आवाज के सर्वेंट क्वार्टर में सोया पड़ा था कि अचानक उसके कमरे का दरवाजा खड़का। उसकी नींद खुल गई। थोड़ी देर बाद फिर वही आवाज आई। वो उठा और दरवाजा खोला। सामने आवाज की 20 साल की नौकरानी खड़ी थी। वो कुछ नशे में थी और उसकी जबान लड़खड़ा रही थी। उसने उससे ना जाने क्या कहा कि वो उसके साथ आवाज के अंदर भागा और आवाज के मालिक की बेटी के कमरे में घुसा। 2 कदम कमरे के अंदर रखते ही दरवाजा बंद हो गया। उस वक्त आवाज के मालिक और मालकिन कहीं बाहर गए थे। आवाज सन्नाटे में डूबा था और उसके साथ वो हुआ जो उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। 2 लड़कियों ने बड़ी बेशर्मी से उसकी इज्जत लूट ली। वो उनके चंगुल से छूटकर जिधर उसका मुंह था उसी ओर भागता चला गया। सुबह के 6 बज रहे थे। बारिश से भीगा वो थर-थर कांप रहा था। अब वो कहाँ जाए? गांव से भागकर वो शहर आया था। भाइयों ने बंटवारा कर लिया। माँ बाप पहले ही गुजर गए थे। 20 साल की उम्र में पढ़ाई भी अधूरी रह गई। गांव में भी उस दिन कुछ ऐसी ही घटना घटी थी। उसकी नई नवेली भाभी ने उसके साथ जबरदस्ती की और भाई ने रंगे हाथ पकड़ लिया। भाभी आंसू बहाने लगी और सारा इल्जाम देवर पर लगा दिया। भाई गुस्से से बावला हो गया। वो मारने दौड़ा तो वो उसी तरह भागा था। इन दोनों ही घटनाओं के बाद उसे औरत जात से उसका दिल नफरत से भर गया। अब ऐसी हालत में वो कहाँ जाए? उसे समझ में नहीं आ रहा था। गांव वापस जा नहीं सकता और यहाँ शहर में अच्छा भला ठिकाना छिन गया था। सुबह के 10 बज रहे थे। बारिश बंद हो चुकी थी और मौसम सुहाना हो गया था। वो रेलवे स्टेशन पर खड़ा था। जेब में पैसे थे नहीं और भूख से बुरा हाल था। स्टेशन पर पुलिस की चहल पहल कुछ ज्यादा ही थी और फिर एक रौबदार चेहरे वाला पुलिसकर्मी उसके सामने खड़ा होकर उसे ध्यान से देखने लगा। उसकी आंखों का भाव पढ़कर वो खौफजदा हो गया। दोपहर के 12 बजे वो लॉकअप में बंद था और उसे पता चला कि सोहन आवास में हत्या हो गई थी। वो आवास से गायब था, इसलिए शक की सुई उसकी तरफ थी। आज सुबह आवास के मालिक मिस्टर सोहन अपनी पत्नी के साथ आवास पहुंचे और अपनी बेटी को मरा पाया। कोई सामान गायब नहीं था। गायब तो केवल 2 लोग थे। एक वो था, दूसरी वो 20 साल की घरेलू नौकरानी। मिस्टर सोहन की बेटी के पेट पर चाकू के कई वार हुए थे और वो बेड पर लहू लुहान लाश के रूप में पड़ी थी। स्वाभाविक रूप से पुलिस ने इन दोनों लापता नौकरों को ही शक के घेरे में लिया और मिस्टर सोहन के संबंधों के कारण प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया और शहर से बाहर निकलने के सभी रास्ते सील हो गए। वो पकड़ा गया। पुलिस अपनी कामयाबी पर खुद अपनी पीठ थपथपा रही थी। जब वो पकड़ा गया था तब उसके पेट में चूहे कूद रहे थे और इस वक्त उसकी भूख प्यास मर गई थी। उसका दिमाग साए साए कर रहा था और सोचने समझने की ताकत खत्म हो गई थी और वो स्थिर आंखों से एक दिशा में एकटक देख रहा था। मिस्टर सोहन अपनी पत्नी के साथ थाने में आए। लॉकअप में उस पर एक नज़र डाली और एक पेपर पर साइन कर वापस चले गए। उन्हें पोस्टमार्टम के लिए इंतजार करती अपनी बेटी की लाश के पास जाना था। उसे हथकड़ी लगाकर कोर्ट में पेश किया गया और पुलिस को 1 सप्ताह की रिमांड मिल गई। वो वापस लॉकअप में था। तभी एक नए रंगरूट दरोगा लॉकअप में आए और उसे लेकर रिमांड रूम में चला गया। रिमांड रूम जहां पुलिस अपराधी से हर तरीका आजमाकर पूछताछ करती है, देखने में ही डरावना लग रहा था। पूछताछ की मुख्य जिम्मेदारी इसी रंगरूट दरोगा पर थी, जिसकी उम्र 29-30 साल रही होगी। नया नया दरोगा था और घाघ अपराधियों से उसका पाला पड़ा नहीं था। अभी कुछ देर पहले ही वो घटना स्थल का मुआयना करके आया था। उसके एक हाथ में एक फाइल थी। उम्र तो उसकी केवल 29-30 साल की थी, लेकिन वो मनोविज्ञान से स्नातक था और यह उसका प्रिय विषय था। मेज के एक सिरे पर वो सिर झुकाए बैठा था और दूसरी तरफ वो दरोगा, जिसके नेम प्लेट पर लिखा था सनी सिंह, एक पेन से मेज खटखटाते हुए उसे ध्यान से देख रहा था। कुछ देर बाद दरोगा सनी सिंह ने उससे पूछा, कुछ खाएगा? उसने ना में सिर हिलाया। कुछ देर तक चुप्पी छाई रही और फिर उस दरोगा ने उसके लिए चाय नाश्ता मंगवाया।
दरोगा ने पानी का गिलास उसे पकड़ाया और वो गटागट पानी पी गया। 2 गिलास पानी पीकर चाय नाश्ता कर उसने सिर उठाया। दरोगा ने उससे बड़े नर्म लहजे में पूछताछ शुरू की। हाँ तो पंकज यही नाम है तुम्हारा? पंकज ने हाँ में सिर हिलाया। दरोगा ने कहा, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, तुम ही अपनी कहानी सुनाओ, मुझे कोई जल्दी नहीं है। और बेचारे पंकज ने पूरी दास्तान विस्तार से कह सुनाई। दरोगा मुस्कुराया और बोला, तो तुम्हारे साथ 2 खूबसूरत लड़कियों ने बलात्कार किया और तुम भाग खड़े हुए? हाँ साहब, मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने जो कुछ कहा है सच कहा है। पता नहीं उन औरतों को मेरे साथ क्या दुश्मनी है। गांव से भी एक औरत के कारण ही मैं भागा। उस समय भी मुझे ही दोषी माना गया और आज तो मुझे कातिल ही समझा जा रहा है। यह कहकर पंकज रोने लगा। कुछ देर तक दरोगा उसे देखता रहा, फिर उसे 1 गिलास पानी पिलाया और बैठकर कुछ सोचता रहा। रात के 12 बज रहे थे। पंकज लॉकअप में निढाल पड़ा था और दरोगा सिंह सामने टेबल पर बैठा कोई फाइल पलट रहा था। फिर सुबह के 10 बजे अपने लौ लश्कर के साथ दरोगा सिंह सुहान आवास पहुंचा। उसके साथ डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम थी। कुत्ते को पंकज का कपड़ा सुंघाया गया, लेकिन वह इधर उधर घूमता रहा। लगता था जैसे वो भ्रमित हो गया हो। इधर घटनास्थल पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम अपने काम में जुटी थी। 3 घंटे बाद टीम कमरे के बाहर थी और कुत्ता अंदर। कुत्ते ने बिस्तर सूंघा और कमरे का एक चक्कर लगाया और कमरे से बाहर भागा और गायब नौकरानी के कमरे में पहुंचा। वहां से निकलकर वह आवाज के पीछे लॉन में भागा और ताज़ा बने क्यारी को अपने पैरों से खुरसता हुआ भौंकने लगा। और जब क्यारी की खुदाई हुई तो वहां से उस नौकरानी की लाश मिली, जो पूरी तरह नग्न थी। लाश पुलिस ने अपने कब्जे में ली। अब केस उलझता जा रहा था। 2 दिन में सुहानाबाद से 2 लाशें मिली थी। दोनों की हत्या हुई थी। सुहानाबाद से निकलते वक्त दरोगा सिंह की नज़र गेट के सामने सड़क के दूसरी ओर स्थित ज्वेलरी शॉप के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी और पता चला कि रात 11:30 बजे पंकज तेजी से भागता हुआ आवास के गेट से बाहर निकला और 12:30 बजे रात को एक आदमी रेन कोट पहने हुए गेट के अंदर गया। फिर 3 बजे वही आदमी बाहर निकला, लेकिन वो रेन कोट नहीं पहने था। दरोगा सिंह ने पंकज को साफ पहचाना और उस रेन कोट वाले अजनबी की भी शक्ल देखी। रोड की लाइट में उनके चेहरे दिख तो रहे थे, लेकिन रिमझिम बारिश की वजह से साफ नहीं थे। उस अजनबी के केस में एंट्री ने दरोगा को वापस आवास में जाने के लिए मजबूर किया। 3 घंटे की लगातार छानबीन से लॉन की झाड़ियों से वो रेन कोट मिल गया और अब बारी कुत्ते की थी। उसने रेन कोट सूंघा और पहले भागकर नौकरानी के कमरे में पहुंचा, फिर वहां से मिस्टर सुहान की मृत बेटी के कमरे में पहुंचा, वहां से वापस नौकरानी के कमरे में आया और फिर धीरे धीरे सूंघता हुआ आवास के पीछे लॉन में पहुंचा, जहां नौकरानी की लाश जमीन में दबी मिली थी। फिर दर्जन भर पुलिस वालों की टीम आवास की खाक छान रही थी और इस छानबीन में आलाए कत्ल चाकू भी बरामद हो गया। 48 घंटे के बाद फोरेंसिक रिपोर्ट दरोगा की मेज पर थी। चाकू पर उंगलियों के निशान पंकज के नहीं थे। चाकू पर मिले खून का नमूना सुहान की बेटी के खून से मैच कर गया। स्पष्ट था हत्या पंकज ने नहीं की। केस तो कुछ सुलझता जा रहा था, लेकिन हत्यारा अभी भी पहुंच के बाहर ही था। मृतिका का बेड पर और दरवाजे पर तो पंकज की उंगलियों के निशान थे, लेकिन नौकरानी के गले पर और उसके कमरे में तो किसी और की उंगलियों के निशान थे। नौकरानी के कमरे में कहीं भी पंकज की उंगलियों के निशान नहीं मिले। अब पंकज के ऊपर से शक की सुई घूमती हुई एक अजनबी की ओर इशारा कर रही थी। 7 दिन बीत गए, अपराधी का कोई पता न चला और पुलिस ने पंकज को कोर्ट में पेश किया। पुलिस की जांच से स्पष्ट था कि पंकज बेगुनाह था। जज साहब सारे सबूतों के बिना पर पंकज को छोड़ना चाहते थे, लेकिन पंकज ने कोर्ट से गुहार की थी कि जब तक हत्यारा न पकड़ा जाए उसे रिहा न करें। अब जिस आदमी पर कोई आरोप ही सिद्ध न हो, उसे जेल या पुलिस कस्टडी में कैसे भेजा जाए। आखिरकार पंकज बरी हो गया और दरोगा सिंह ने उसे थाने में ही खाली पड़े एक क्वार्टर में कुछ समय तक रहने की इजाज़त दे दी। इस बीच 2 बार और घटना स्थल का मुआयना हुआ और पुलिस को दरवाजे के पीछे से खून में डूबे पंजे की पूरी छाप मिल गई। पता नहीं कैसे पिछली बार की छानबीन में यह छाप छिपी कैसे रह गई।
पुलिस रिकॉर्ड में कहीं भी इन निशानों से मिलते जुलते निशान नहीं मिले। जितने सबूत मिलने थे मिल गए और घटना स्थल की सील हटा ली गई। अब पुलिस के पास हत्यारे तक पहुंचने के 2 क्लू थे, सीसीटीवी फुटेज के अलावा पूरे पंजे की छाप और आला कत्ल, वो चाकू जिस डबल मर्डर केस को 15 दिन बीत गए थे। इसी बीच मिस्टर सोहन के बड़े भाई थाने पहुंचे। वो एक शौकिया ज्योतिषी थे और उस खून में डूबे पंजे के निशान के बाबत दरोगा सिंह से कुछ कहना चाहते थे। उन्होंने कहा, जो पंजे का निशान दरवाजे के पीछे पाया गया उसकी हस्तरेखाएं बताती हैं कि जिस आदमी के पंजे का ये निशान है वो आदमी 26 साल की उम्र में अपनी छोटी बहन का मर्डर करेगा। कानून ज्योतिषी पर विश्वास नहीं करता और ना ही इसे सबूत की संज्ञा ही दी जाती है। फिर भी दरोगा को एक रास्ता दिख ही गया। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर नौकरानी के भाई को गिरफ्तार कर लिया और फिर पुलिसिया पूछताछ में उसने जो कुछ बताया उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गए, क्योंकि 20 साल की वो खूबसूरत नौकरानी जिसका नाम सोनी था शराब पीने की शौकीन थी और उसका नाजायज संबंध अपने ही भाई से था। उस दिन उससे ही मिलने वो हत्यारा रोहन, जो एक गारमेंट्स शॉप में सेल्समैन था, रात 12:30 बजे आवास में गया, लेकिन बहन को उसके कमरे में ना पाया। कुछ ही देर में उसे अनुमान हो गया कि घर में कोई नहीं है और उसने आवाज के दूसरे कमरे से आती आवाज़ों का पीछा किया। उस कमरे में सोनी और सोहन की बेटी जाने किस बात पर खिलखिला रही थी और शराब पी रही थी। आहट सुनकर सोनी बाहर आई और रोहन को देखकर किलकारी मारने लगी और उसे घसीट कर बेडरूम में ले गई। शराब के नशे में उन दोनों लड़कियों ने वह किया जो उन्होंने पंकज के साथ किया था। 2 बजे रात को रोहन ने मिस्टर सोहन की बेटी से पैसे मांगे और कुछ ऐसा बोला कि वो गुस्से से आग बबूला हो गई। बात बढ़ती गई। शराब तो वैसे भी बुद्धि भ्रष्ट कर देती है और उन दोनों की बची खुची शराब पीकर वह भी मदमस्त हो रहा था और उसने वहीं प्लेट में रखे सलाद काटने वाले 6 इंच लंबे तीखे चाकू से सोहन की बेटी पर कई बार किए और वहां से भागा। लेकिन सोनी चिल्लाने लगी और अनजाने में ना चाहते हुए भी रोहन ने उसका गला दबा दिया। उसकी लाश को तो उसने लॉन में दफना दिया, लेकिन खून में डूबी मिस्टर सोहन की बेटी की लाश देखकर डर लगने लगा। जिसकी आंखें मरने के बाद भी खुली थी, वह 3 बजे वहां से भागा, स्टेशन पहुंचा और अपने गांव पहुंच गया। पता नहीं कैसे पुलिस गांव पहुंच गई और वो गिरफ्तार हो गया। बेचारा पंकज बेगुनाह ही फंस रहा था, लेकिन वो खुश था। एक तो उस पर कोई इल्जाम नहीं था और वो थाने में ही दरोगा सिंह की मेहरबानी से खाना बनाने का काम करने लगा। वह इस बात से सबसे ज्यादा खुश था कि वहाँ कोई औरत नहीं थी। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।